नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक चर्चा में इसलिए है क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो पेरेंट कंपनी है और एचडीएफसी बैंक में उसका विलय हो रहा है। विलय होने के साथ यह दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैंक बनने वाला है। मैंने यहाँ पर कहा कि बनने वाला है, अभी मर्जर हुआ नहीं है। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये आपकी मुख्य परीक्षा के किस सब्जेक्ट से जुड़ता है। तो यहाँ इंडियन इकॉनमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था से आप इसे जोड़ करके देखेंगे। क्या कुछ बातें हैं इसको समझेंगे, लेकिन एक आप लोगों को तक मैसेज पहुँचाना है, मैसेज प्रेषित करना है, उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो संस्कृति आईएएस है एक मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू कर रही है जो 2023 के लिए है, अर्थात सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, तो यहाँ पर देखें, हम एक लाइब्रेरी दे रहे हैं, अर्थात 24x7 के लिए यह लाइब्रेरी की सुविधा है, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। जो संस्कृति आईएएस के शिक्षक हैं उनके द्वारा आपके मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्विक रिवीजन भी कराया जाएगा, ताकि आपका जितना भी पाठ्यक्रम है और जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है उसका क्विक रिवीजन हो जाए। रिवीजन होने के साथ साथ आप में अगर कहीं कमी लग रही है तो उसका सुधार हो सके और आप अपनी परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर सकें, सिलेक्शन की जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाए। साथ ही साथ डेली आंसर राइटिंग जो उसी का हिस्सा है कि हम आप में सुधार करें, निरंतर सुधार हो और सुधार के माध्यम से आप अपना एक सीट निश्चित कर पाएं। ठीक है, तो डेली आंसर राइटिंग कराया जाएगा। आंसर राइटिंग के साथ साथ एक मेंस टेस्ट सीरीज भी शुरू की गई है 2023 के ध्यान में रखते हुए, और इसमें कुल 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप लोगों को जो भी मटेरियल चाहिए होगा, आपको लगता है कि ये मटेरियल मेरे लिए आवश्यक है, तो वो मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो आपके जहन में प्रश्न आएगा वो ये कि कब से शुरू हो रहा है, तो 4 जुलाई से ये शुरू हो रहा है। सीमित सीटें हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करें। साथ ही साथ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में जो भी बच्चे शामिल होने जा रहे हैं उन सभी के लिए कहा गया है कि यह पूर्णतः निःशुल्क होगा, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा। इन बातों को समझने के बाद अब बात करते हैं अपने कंटेंट की, अर्थात जो हमारा टॉपिक है। यहाँ पर देखें, वाई एचडीएफसी ट्विंस आर मर्जिंग, क्यों दो बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, साथ ही साथ एंड हाउ कंज्यूमर एंड द फाइनेंशियल सेक्टर विल बी इम्पैक्टेड। यहाँ पर विल बी इम्पैक्टेड कहा गया है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी बताया गया है कि एचडीएफसी का मर्जर किया जा रहा है। क्या क्या बातें हैं उसको अब हम समझने वाले हैं। यहाँ पर ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो पेरेंट कंपनी है और दोनों का मर्जर किया जा रहा है, अर्थात एचडीएफसी जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है उसका मर्जर निजी खुदरा बैंक जो है एचडीएफसी, इसमें किया जा रहा है। ये जब मर्जर हो जाएगा तो एक मेगा इकाई के रूप में जो एचडीएफसी बैंक है वो उभर करके आएगा यहाँ के, अर्थात न केवल भारत के बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और ये एचडीएफसी बैंक है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बैंकों का विलय क्या होता है। तो बैंकों का विलय का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बना दिया जाता है तब हम उसे बैंकों का मर्जर या विलय कहते हैं। अब यहाँ देखें, जब ऐसी स्थिति होगी तो एक बैंक का निर्माण होगा और जो बैंक बनेगा उसका जो मार्केट कैप होगा वो दायरा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मार्केट कैप के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जैसे ये ए नामक बैंक है और ये बी नामक बैंक है, जब इसका मर्जर इसमें किया जाएगा तो ए की जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी होगी, अर्थात संपत्ति परिसंपत्ति भी कह सकते हैं, और इसकी जो देनदारियां हैं उन सब का इस्तेमाल बी नामक बैंक करेगा जिसमें उसका विलय किया जा रहा है। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि आसान भाषा में बैंकों का विलय क्या होता है। ठीक है, कई बार होता है ना, हम दो जिस्म एक जान है, कुछ उसी तरह से। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर विलय के बाद जो एचडीएफसी की वैश्विक स्थिति है वो क्या होगी उसको हम समझ लेते हैं।
तो जो HDFC है उसका मार्केट कैप अभी विलय के बाद 4th नंबर पर होगा, अर्थात मार्केट में जो इसका दायरा होगा वह 4th लार्जेस्ट बैंक के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यूएशन होगी वह 172 बिलियन डॉलर की होगी। इसके अलावा अब बात यह भी आती है कि इससे पहले जो 3 हैं उन तीनों बैंकों के नाम क्या हैं। तो यहाँ पर JP मॉर्गन है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ अमेरिका है। ये 3 बैंक हैं और उसके बाद जो 4th स्थिति होगी वो होगी HDFC की। क्लियर। अब ये कहा जा रहा है कि इसका जो कस्टमर बेस होगा, अर्थात जो इसके ग्राहक हैं दोनों के मर्जर के बाद, उनका दायरा इतना ज्यादा होगा, अर्थात 12 करोड़ होगा। और 12 करोड़ का मतलब यह है कि जर्मनी की आबादी जो इस समय है उस आबादी से अधिक इनके कस्टमर का दायरा होगा। तो आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट कैप की बात करें तो SBI और ICICI जो बैंक है उनसे ये आगे निकल जाएगा मर्जर होने के बाद। किसके मर्जर होने के बाद? तो HDFC और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है दोनों का विलय हो रहा है उसके बाद। साथ ही साथ बात ये आती है कि अन्य तथ्य इससे संबंधित क्या बताते हैं। तो जो रिलायंस है, रिलायंस कंपनी की बात की जा रही है के बाद यह दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन के उभरेगी, अर्थात HDFC की बात की जा रही है। जो रिवर्स मर्जर्स है, अर्थात जो पेरेंट कंपनी है HDFC का विलय HDFC बैंक में हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। साथ ही साथ जो भारतीय कॉरपोरेट इतिहास है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन होगा, स्वाभाविक सी बात है A नामक कंपनी का B में विलय हो रहा है, मतलब बैंक का, तो उसका ट्रांजैक्शन होगा तो ये बताया जा रहा है कि इतिहास का, भारतीय इतिहास, कौन सा इतिहास? कॉरपोरेट सेक्टर का जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ा ये ट्रांजैक्शन होगा, अर्थात आहरण जो आप कहते हैं। ठीक है। इसका जो वैल्यूएशन बताया गया, जो वैल्यू बताया गया 40 अरब डॉलर बताया गया है। और दोनों को मिलाकर के जो कंबाइंड एसेट होगा, परिसंपत्ति होगी, उस परिसंपत्ति को बताया गया कि 18 लाख करोड़ रुपए होगा। ये इनकी कंपनी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ये उभर करके आएगी, अर्थात हम HDFC की बात कर रहे हैं। बैंकों के विलय की पृष्ठभूमि क्या कहती है, अब यहां पर समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बैंकों के विलय की पृष्ठभूमि ये कहती है कि भारत में 1960 के दशक में इनके विलय की शुरुआत हुई, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी। उस समय जो उद्देश्य रखा गया था, जो कमजोर बैंक हैं उन बैंकों को जो उनकी समस्याएं थी उन समस्याओं से उभारना, न केवल उभारना था, जो ग्राहक बैंकों पर विश्वास करके अपना पैसा जमा कर रहे हैं उन ग्राहकों के हितों की रक्षा करना था। अब जो LPG रिफॉर्म अपनाया गया था, अर्थात तो वहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1991 से पहले हमारी जो स्थिति थी उन स्थितियों में सुधार करने के लिए हमने जो IMF से ऋण लिया और IMF ने हमें ऋण देने के बदले जो कुछ भी शर्तें निर्धारित की थी उन शर्तों के आधार पर हमने उदारीकरण को अपनाया। और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप हमें उदारीकरण के बाद निजीकरण और वैश्वीकरण देखने को मिलता है। तो उदारीकरण के बाद विलय का जो विचार आगे बढ़ा उसमें 1998 से ये प्रारंभ हुआ। प्रारंभ की बात तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन एक M नरसिंहम समिति गठित की गई थी इन बैंकों के विलय से संबंधित। इस समिति ने यह कहा था, सिफारिश किया था कि बैंकों को विलय करके 3 स्तरीय संरचना बनाई जानी चाहिए। ये 3 स्तरीय संरचना कौन सी थी? तो यहां पर यह कहा गया कि शीर्ष स्तर पर, अर्थात सबसे टॉप लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति वाले 3 बड़े बैंक आप बनाएंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आप यहां पर बनाएंगे इस प्रकार, जो यहां पर होगा, जो टॉप लेवल पर होंगे ये 3 बैंक होंगे। इसके साथ साथ 8 से 10 यहां पर जो होगा आप 10 बना सकते हैं या 8 बना सकते हैं। तो ये कहा गया था कि 8 से 10 आप छोटे स्तर के राष्ट्रीय बैंक बनाएंगे और उसके बाद ये कहा गया बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंक यहां पर आप बना सकते हैं। ये स्थिति कुछ बताई गई। ये सुझाव दिया गया था जो नरसिंहम समिति गठित की गई थी उनके द्वारा। अब बात आती है, ये आप देखेंगे उनका फोटो है, पहचान भी लीजिए, कहीं जरूरत पड़े तो आप देख करके पहचान पाएंगे। ठीक है। उसके बाद पीजे नायक समिति गठित हुई थी 2014 में। पीजे नायक समिति ने सिफारिश किया गया था जो
कुछ जो सरकारी पीएसयू हैं अर्थात पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनका या तो निजीकरण कर दिया जाए या फिर उनका विलय कर दिया जाए। अब यहाँ पर निजीकरण करने का मतलब क्या है? निजीकरण करने का सीधा सीधा सा मतलब ये है उन्हें बेच देना, या दूसरे शब्दों में कहें तो बैंक में जो सरकार की पूंजी है उस पूंजी को निकाल लेना, अर्थात आप दूसरे शब्दों में यही कहेंगे कि उसे बेच देना। ठीक है, निजी हाथों में दे देना। अब इस विलय के लिए ये कहा गया था कि ये जो सिफारिश की गई थी 2017 में एसबीआई के जो 5 सहयोगी बैंक थे उनका विलय किया गया, और इसी में भारतीय महिला बैंक के लिए कहा गया कि एसबीआई के साथ इनका विलय कर दिया गया। वैकल्पिक तंत्र पैनल का गठन किया गया था फिर से 2017 में, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वित्त और कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्री थे वो इनका विलय कर नेतृत्व कर रहे थे। तो इससे संबंधित जो बातें थी इनको कहा जा रहा है, जो पीजे नायक हैं ये वो व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। कुछ और बातें इसी से संबंधित जो मर्जर किए गए थे वो ये बैंक है, यहाँ पर देखें 1990 से लेकर के 1999 तक नेम ऑफ बैंक इंडियन बैंक का किया गया था, या आप देखेंगे किसके साथ मर्जर किया गया था? तो बैंक ऑफ तंजावुर के साथ लिमिटेड, अर्थात यहाँ पर 1990 में किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक का किया जा रहा है 1990 में 3 बैंकों का विलय किया गया है। तो ये लिस्ट है, लिस्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपके यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह के लिस्ट कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि किसका किस में विलय किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने मर्जर के लिए देख लिया कि ये जो मर्जर किया गया था वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उससे संबंधित बातें। अब यहाँ पर बात ये आती है कि विलय का कारण क्या है। तो विलय का कारण समझने से पहले अब एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो बैंक हैं ये बैंक हैं क्या? तो यहाँ पर देखें, बैंक क्या है? एक वित्तीय संस्था है, और वित्तीय संस्था, सवाल ये भी होगा कि यह कितने प्रकार का होता है। तो वित्तीय संस्था की बात करें तो बैंकों के प्रकार की बात आप कर ले रहे हैं। तो बैंकों के प्रकार, एक होता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बैंक आप कह लीजिए, और एक होता है गैर अनुसूचित बैंक। अभी दोनों में फर्क क्या है? तो आरबीआई एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934, इसकी जो दूसरी अनुसूची है, इस अनुसूची में अगर कोई बैंक रजिस्टर्ड है तब उसे अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। अगर कोई बैंक इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, तो उसे गैर अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि ठीक बात है, यहां तक तो हमने समझ लिया। अब बात ये आएगी कि बैंकों के कार्य क्या हैं। तो यहां पर बैंकों के कार्य, और बैंकों के जब कार्य की बात आएगी तो हम 2 तरह के कार्य बैंकों के देखते हैं। यहां पर सबसे पहले एक होता है प्राथमिक कार्य और एक होता है द्वितीयक कार्य। तो प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों में क्या अंतर है इसको भी देख लेते हैं। यहां पर हम कहेंगे प्राथमिक और यहां हम कहेंगे द्वितीयक कार्य। अब सवाल यहां पर भी आएगा, जो प्राथमिक कार्य हैं वो कौन से कार्य हैं? तो प्राथमिक कार्य में आप पुनः इसे 2 भागों में बांट लेंगे, और 2 भागों में बांट करके इसे कहेंगे कि यहां पर ऋण देना और जमा स्वीकार करना, 2 कार्य। द्वितीय कार्यों में जब आप जाएंगे तो इसमें आप बात करेंगे कि ये जो बैंक हैं ये कौन से कार्य करते हैं। तो यहां पर द्वितीय कार्य में बैंक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, और उसके साथ साथ इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं, तो आप यहां पर कहेंगे अन्य कार्य। ठीक है, यहां पर ऋण की जब बात कर रहे हैं तो ऋण आप देखेंगे 2 प्रकार के ऋण देता है, वो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको बता दे रहा हूं। एक तो हो सकता है कि जो ऋण दे रहा है दीर्घकालिक अवधि के लिए, अल्पकालिक अवधि के लिए।
जो जमा स्वीकार कर रहा है वो जमा कब तक के लिए, एक तो होता है मांग जमा और एक होती है सावधि जमा। ये दो बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब जब हमने इसकी बात कर ली ऋण और जमा की, ये दोनों जो कार्य हैं सबसे ज्यादा यहां पर कहा जाता है कि ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, अब इसकी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य क्यों है, इसको समझने से पहले एक बार यहां पर देख लेते हैं जो ऋण है ये क्या कह रहा है। मान लीजिए, ठीक है, कोई बैंक अगर ऋण देने का कार्य कर रहा है तो ऋण देने से अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में व्यय होगा। व्यय कैसा होगा, या दो प्रकार के व्यय होंगे। एक को हम कहेंगे उपभोग व्यय और एक को कहेंगे निवेश व्यय, अर्थात ये दो कार्य अर्थव्यवस्था में बढ़ेंगे। अब तीसरी बात भी यहां पर आती है। तीसरी बात क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर बैंकों में जमा बढ़ता है तो जमा के बढ़ने से क्या स्थिति होगी। मान लीजिए जमा तभी बढ़ेगा जब वित्तीय समावेशन होगा। तो वित्तीय समावेशन होने का मतलब यह है कि बैंकों तक लोगों की पहुंच हो रही है, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ रही है। और जब वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी तो अर्थात बचत होगा। तो यहां पर आप कहेंगे जमा, जमा से बचत होगा और बचत से फिर आप इसको कह लेंगे कि जो बैंक है, यहां बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह साख सृजन कर पाएगा। साख सृजन इसका बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब ये अधिक मात्रा में ऋण दे पाएगा क्योंकि लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया है। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। अब जो मैंने आपसे कहा कि यहां पर महत्वपूर्ण कार्य है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है ऋण देना। ऋण देगा तभी अर्थव्यवस्था में व्यय होगा। व्यय कैसा होगा, जो मैंने बताया कि उपभोग और निवेश व्यय। जब ऐसा हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो पीसीआई, निवेश इत्यादि इत्यादि चलती रहेंगी। पीसीआई अर्थात पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखें जो प्राथमिक कार्य है इसमें हमने ऋण की बात की। तो कोई बैंक ऋण तभी दे पाएगा ना जब उसके पास कैपिटल होगा, अर्थात पूंजी होगी। तो पूंजी बढ़ाने के लिए हमें वित्तीय समावेशन को बढ़ाना पड़ेगा और जब वित्तीय समावेशन अर्थात बैंकों में जमा बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि यदि बैंकों में पूंजी बढ़ेगा, यहां पर यदि पूंजी बढ़ेगा तो इसका लाभ अर्थव्यवस्था को होगा। अब मान लीजिए बैंकों की स्थिति खराब हो रही है, तो खराब क्यों हो रही है कि हमारे देश में बैंक छोटे हैं, उनके पास कैपिटल जो कैप होता है वो कम है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं उनके पास पूंजी कम है। अब इसी की बात हम आगे लेकर के चल रहे हैं, यहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब कनेक्ट कैसे हो रहा है इसको देखिए। विलय का कारण क्या है, तो विलय का कारण ये है कि हमारे देश में जो बैंक हैं, बैंकों का आकार छोटा है। ठीक है, आकार छोटा होने की वजह से वो ऋण उतने बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए नहीं उपलब्ध करा पाते जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से ग्रोथ हो सके। क्योंकि जब तक उपभोग और निवेश व्यय नहीं होगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ेगी नहीं। जो उपभोग और निवेश व्यय है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक तो इनका छोटा आकार है, कैपिटल कम है। इनमें कैपिटल कम होने के साथ साथ एनपीए की भी समस्या है। एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहां पर देखिए ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या है। जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या होगी तो अगर इसका दायरा बड़ा होता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे मेहुल चौकसे, आप उसकी बात कर लीजिए, आप नीरव मोदी की बात कर सकते हैं, विजय माल्या की बात कर सकते हैं। तो ऐसे अगर दो चार लोग छोटे बैंकों से ऋण लेकर के चले गए तो फिर पता चला कि वो बैंक दिवालिया हो गया, और दिवालिया हो गया तो इसका मतलब यह भी है कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था में समस्या इसलिए होगी क्योंकि अगर कोई बैंक दिवालिया हो रहा है तो इसका मतलब यह भी होता है कि बैंकों पर या वित्तीय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कम होगा। एक बैंक के लिए बड़ी बात ये नहीं है कि वो एनपीए जो धन दिया था
ऋण के रूप में वो एनपीए बन गया। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अर्थात जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें लोगों का विश्वास कम हो रहा है। अगर विश्वास कम हो रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ पर जो जमा है वो नहीं होगा, और जमा नहीं होगा तो बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। बैंक क्या करता है, मनी मेक्स मनी का काम करता है, वो पैसे से पैसा बनाने का काम करता है, और जब उसके पास आएगा ही नहीं जो उसके लिए लाइबिलिटी है और जिसका एसेट के रूप में प्रयोग करके वो लाभ कमाने की कोशिश करता है, अब वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दिवालिया होने का डर बना रहता है। साथ ही साथ जब ऐसी स्थिति होगी, अगर पब्लिक सेक्टर का बैंक है तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, वहां पर रिकैपिटलाइजेशन करेगी, अर्थात उस बैंक में पैसा डालेगी ताकि एनपीए की समस्या का समाधान हो सके और जो दिवालिया होने वाला बैंक है उस बैंक को बचाया जा सके, क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसी स्थिति होगी तो पर्याप्त पूंजी का अभाव होगा, और जब पर्याप्त पूंजी का अभाव होगा तो ये पुनर्पूंजीकरण किया जाएगा। इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से बैंकों का विलय किया जाता है ताकि छोटे बैंक को दो छोटे बैंक या एक छोटे बैंक को मिला करके, या दो अगर मान ले दो छोटे छोटे बैंक हैं उनको मिला करके एक बड़ा बैंक बना दिया जाए। ठीक है, अब यहां तक तो बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब यहां बात आती है कि इसकी आवश्यकता ही क्यों है। तो आवश्यकता, अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कारण अलग है, आवश्यकता अलग है। दोनों को आप एक साथ नहीं कह सकते, या दोनों को आप एक ही नहीं कह सकते। ठीक है, वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है, हमारे देश में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। तो वित्तीय सेवाएं कौन सी, तो वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़े, और लोगों की पहुंच तब बढ़ेगी जब वित्तीय समावेशन होगा। तो यहां पर जब उनका दायरा बढ़ेगा तो दायरा बढ़ने के साथ साथ उनकी सेवाओं का विस्तार होगा, और जब ऐसा होगा तो कहने का मतलब यह है जो बैंक का आधार इतना था, ग्राहक आधार अब बढ़ करके इतना हो जाएगा। क्लियर है? तो जब बैंक के ग्राहक का आधार बनेगा, बैंकों में जमा अधिक होगी, वित्तीय व्यवस्थाएं बढ़ेंगी और इससे बैंकों का पूंजी बढ़ेगा। तो अगला जो पॉइंट है कि बैंकों की पूंजी बढ़ाना, और जब पूंजी बढ़ेगी तो बैंक जो प्रतिकूल परिस्थितियां उसके सामने आती हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों का समाधान करने में सक्षम होगा। अर्थात एनपीए उसका 2-4 करोड़ 10 करोड़ की संपत्ति जो है वो एनपीए बन गई, 10 करोड़ की भी संपत्ति एनपीए बन गई, तो भी उसका समाधान वो आसानी से कर पाएगा, अर्थात अपने रिस्क को वो झेल लेगा। अगली बात ये आती है कि हमारे देश में जो बैंक हैं वो क्यों दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया इसलिए हो जाते हैं, या एनपीए की समस्या इसलिए होती है, या किसी भी देश के बैंक की बात करें, वहां पर प्रबंधन जो है वो ठीक नहीं होता। तो प्रबंधन ठीक नहीं होता तो आवश्यकता इस बात की है कि बैंकों में एनपीए की समस्या ना हो, और उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें चाहिए कि बैंकों का प्रबंधन हम सुधारें। तो हमें आवश्यकता यह भी है कि जब बैंकों के पास पूंजी होगी तो वो प्रबंधन अपना बेहतर कर पाएंगे। तो यहां पर प्रबंधन में सुधार करना, साथ ही साथ जब प्रबंधन में सुधार की बात कर रहे हैं तो जितनी तकनीकी पुरानी नहीं, जितनी नवीनतम तकनीकी होगी उतना ही उसका उपयोग कर पाएगा, और उतनी ही अपने प्रबंधन कौशल में विस्तार कर पाएगा, अपनी सेवाओं का विस्तार कर पाएगा, अपनी सर्विसेज में एफिशिएंसी ला पाएगा। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंक ग्लोबल लेवल पर, अर्थात न केवल भारत में, वैश्विक बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, क्योंकि तकनीकी का उपयोग कर रहा है और यहाँ पर प्रबंधन में भी उसका सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि बैंकों में हम सुधार करें, किसमें, तो प्रबंधन में सुधार करें, नवीन तकनीकी का उपयोग करें, और ये तभी होगा जब आपके पास कैपिटल होगा। साथ ही साथ जब ऐसी स्थिति होगी तो हमें बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में आसानी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, अपने बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाना है। किससे, तो वैश्विक लेवल के जो बैंक हैं। अगली बात यह होती है निवेश हेतु पूंजी उपलब्ध कराना। अब किसी भी देश में हमने ये बात कर लिया कि व्यय होता है, और व्यय को हमने कहा कि एक उपभोग व्यय होता है, उपभोग व्यय होता है और एक निवेश व्यय होता है। अब ऐसी स्थिति में सोचिए कि हम इसकी बात कर रहे हैं, हमें व्यय बढ़ाना है, खर्च बढ़ाना है।
अर्थव्यवस्था में ऐसे सोचिए कि निवेश बढ़ाना है। निवेश बढ़ाने के लिए बैंकों में पूंजी तो होना चाहिए, और बैंक छोटे हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, निवेश नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है कि हमें निवेश हेतु पूंजी उपलब्ध कराना है। जब हम दो बैंकों का विलय कर देंगे तो उनका जो कैपिटल होगा, जो कैपिटल का दायरा होगा, वो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो निवेश के लिए वो ये धन भी उपलब्ध करा पाएंगे, अर्थात इकोनॉमी की भाषा में पूंजी उपलब्ध करा पाएंगे। चलिए, अब भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना लेंगे। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये करना होगा। साथ ही साथ हमें बचत भी करना होगा। अगर हमारे देश में बचत हो रहा है तो निवेश होगा, और निवेश होगा तो प्रोडक्शन होगा। आप यहाँ पर प्रोडक्शन कहेंगे, प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब ये है लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो इसका मतलब यह भी है कि यहाँ पर पीसीआई बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि हमारे देश में ग्रोथ का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। क्लियर है बातें? अब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें ये सभी काम करना होगा। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम बैंकों का विलय करें, मर्जर करें। साथ ही साथ जो बेसल मानक हैं, जो 3 अभी आ चुके हैं। बेसल नामक शहर में जो बैंक हैं, इंटरनेशनल बैंक, उनका एक सम्मेलन हुआ था, और ये कहा गया था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जो रिस्क की स्थिति है उसको कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए एक नॉर्म्स निर्धारित किया गया, और ये कहा गया कि उन मानकों को हम लागू करें। अगर पूरे विश्व के बैंक, जो केंद्रीय बैंक हैं, अपने बैंकों के लिए लागू करें तो इससे जो बैंकों की जो रिस्क कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो बेसल मानकों के लिए, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कहते हैं कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, तो पूंजी जिसे आप कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ठीक है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अब 100 रुपये का लोन देने के लिए आपके पास 6 रुपये होने चाहिए। तो ये जो 6 रुपये बेसल जो मानक है उनके अनुसार होना चाहिए। तो बैंक पर बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इतना आपको प्रोविजनिंग में रखना है, इतना आपको यहाँ पर रखना है, फलाना ढीम का बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं, तब जाकर के बैंक चलता है। उसमें एक मैंने कहा कि बेसल मानक है। तो बेसल मानकों का पालन कोई बैंक तब कर पाएगा जब उसके पास पूंजी होगी। अगर पूंजी नहीं होगी तो बेसल मानकों का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे 100 रुपये का लोन देने के लिए, हर 100 रुपये का लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए उसे 6 रुपये सुरक्षित रखना पड़ेगा, और उसके पास मान लेते हैं 200 रुपये ही है, तो फिर वो तो ऋण कम दे पाएगा। तो इसलिए जब इसके पास कैपिटल का दायरा बढ़ेगा विलय के माध्यम से, तो वो बेसल मानकों का आसानी से पालन कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कैपिटल होगी, पूंजी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात यह आती है बैंकों के विलय के फायदे और नुकसान भी हैं। पहले फायदे की बात कर लेते हैं, फिर नुकसान की बात करेंगे। फायदा यह है कि बाजार मूल्य में जो बैंक है उसका वृद्धि होगा, इनकी संचालन लागत कम हो जाएगी। अब 2 बैंक हैं एक ही जगह, मान लीजिए ये ए नामक स्थान है, यहीं पर 2 बैंक हैं, एक छोटा बैंक है, इसने अपना यहाँ पर एक एटीएम खोल रखा है, यहाँ पर एटीएम खोल रखा है, और दोनों के जो ग्राहक का स्तर है, मतलब दायरा है, वो छोटा है। ठीक है, इसको भी इस एटीएम और अपनी शाखा को संचालित करने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, अर्थात दोनों को खर्च करना पड़ रहा है। अब दोनों को मिला करके ए नामक स्थान पर हम ये कह दें कि एक ही बैंक होगा। अब एक ही बैंक उन सभी ग्राहकों को सेवा देगा, तो सेवाओं में सुधार भी होगा और इसकी परिचालन लागत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर संचालन लागत कम हो जाएगा, और जब संचालन लागत यहाँ से कम होगा तो इस पैसे का कहीं और इन्वेस्ट करेगा, अर्थात व्यवसाय का ये विस्तार कर पाएगा। दूसरे क्षेत्रों में जहां पर अपनी शाखाएं बढ़ानी थी या बढ़ानी आवश्यक हैं, या जिन क्षेत्रों को ऋण नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उन क्षेत्रों को ऋण ये उपलब्ध करा पाएगा, अर्थात यहां पर विस्तार होगा। साथ ही साथ बाजार तक ये अधिक पहुंच पाएगा, अर्थात अधिक दायरे को, अधिक आबादी को ये कवर कर पाएगा। तो फायदा यह भी है। कुछ व्यवसायों को जो दिवालिया हो जाते हैं या होने वाले होते हैं, उनको ये बचा पाएगा, क्योंकि उनको ऋण के रूप में यह पूंजी उपलब्ध करा पाएगा। तो इसका फायदा ये है, ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, साथ ही साथ अब बात ये आती है कि इसके दोष क्या हैं।
तो दोष ये है कि ए और बी नामक जो दो बैंक हैं, इन दोनों बैंकों का हमने मर्जर किया, अर्थात ए का बी में मर्जर किया। अब इसका भी मैनेजमेंट है, इसका भी मैनेजमेंट है। जब शीर्ष निर्णय लेना होगा तो निर्णय कौन लेगा, इसको लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कतें आएंगी। तो शीर्ष निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, क्योंकि इससे भी तो सहमति लेनी पड़ेगी। अब बात यह भी है कि जो सेवा है उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। अब दो बैंक हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा हो रही थी। एक जगह अर्थात ए नामक स्थान पर दोनों की शाखाएं थी, दोनों में प्रतिस्पर्धा थी, और प्रतिस्पर्धा थी तो गुणवत्तापूर्ण चीजें मिल रही थी कम कीमत पर। अब यहां पर क्या होगा कि एक ही होगा तो उस क्षेत्र में उसी का वर्चस्व होगा, वर्चस्व होगा तो उसकी कीमतों में वृद्धि होगी। ठीक है, जब एक ही मार्केट में प्लेयर हो, आपके पास विकल्प ना हो, तो वो चाहे जैसे भी दे, जो कुछ भी दे, आपको खरीदना, उसकी सेवा लेना आपकी मजबूरी हो जाती है। साथ ही अब रोजगार में कमी होगी। जो यहाँ पर ए और बी है, यहाँ से एम्प्लॉय को हटाया जाएगा, कुछ एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, अर्थात फायर किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ बड़े जो बैंक है स्थानीय ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, अर्थात छोटे ग्राहकों को ऋण नहीं देते हैं, और ऋण नहीं देंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बैंक है जो ये ऋण उपलब्ध कराते हैं, इनको हम कहते हैं औपचारिक क्षेत्र का ऋण। औपचारिक क्षेत्र के जो साधन है वहाँ से हमने ऋण लिया। एक अनौपचारिक है, जैसे साहूकार, महाजन, या फिर जो जमींदार होते हैं, जो सर्राफ होते हैं इत्यादि, मतलब जो धनी वर्ग है उससे कोई व्यक्ति ऋण लेता है, क्योंकि ये बड़े बैंक उनको नहीं दे रहे हैं और वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय ज़रूरतें हैं वो हो सकता है कि नज़रअंदाज हो जाए, बैंकों का एकाधिकारवादी व्यवहार भी हो जाए, क्योंकि जब एक ही बैंक होगा तो अपनी मनमानी कर सकता है। यहाँ पर सकने की बात कही जा रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए दो छोटे, अब दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, इक्वल वो मजबूत हैं, तो दो व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति को हरा सकते हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति को पता चला कि उसी के आंख में तीर लग गई। हेमू वाली कहानी याद करिए, इतिहास में जाइए। अब उसके आंख में लग गया किसी वजह से, गलती से ही सही। अब वो व्यक्ति अगर फेल हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब उसका साम्राज्य चला जाएगा। दूसरे शब्दों में आप इसको समझिए, टू बिग टू फेल। एक जो बड़ा बैंक है, अगर बड़ा बैंक फेल हो रहा है तो अर्थव्यवस्था भी फेल हो सकती है। पूरी अर्थव्यवस्था को बट्टा लग सकता है, जिसको कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में चूना लग गया, तो चूना लग सकता है। तो इसका मतलब यह है टू बिग टू फेल की स्थिति हो सकती है। बड़े बैंक के फेल होने का मतलब यह है कि पूरी अर्थव्यवस्था को वो चोट पहुंचाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब बात यह आती है कि आगे की राह क्या है। तो आगे की राह यह है, जो उभरती हुई संरचनाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण बदलाव के साथ प्रशासनिक सुधार किया जाना चाहिए, मर्जर करने की अपेक्षा, या अगर कर रहे हैं तो भी आपको करना ज़रूरी है। स्थानीय ज़रूरतों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रशासन में सुधार करना चाहिए, उसके प्रबंधन में हम सुधार करके और इस तरह की समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। और ऐसा हो रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक भारत में आ रहा है, हमारे देश में अगर बैंकों का दायरा बढ़ रहा है तो विदेशी जो निवेशक आएगा, यहाँ पर जो हमने वहाँ पर कहा विदेशी निवेशक वो आएगा तो वो किस में लेकर के, या तो डॉलर में लेकर के आएगा। मान लेते हैं वो डॉलर में निवेश करने के लिए लेकर के आ रहा है, तो वो उसको यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट करके चाहिए, तभी वो निवेश कर पाएगा भारत में, क्योंकि भारत में डॉलर तो चलाएगा नहीं। किसी रिक्शे वाले को ले लो भैया $1 ले लो, ठीक है। इसके अलावा जब निवेशक आ रहा है तो उसे पूंजी भी तो चाहिए, और पूंजी चाहिए निवेश करने के लिए, तो वो कौन देगा? बैंक देंगे, और बैंकों के पास कैपेसिटी ही इतनी नहीं है। तो इसलिए भी मर्जर की आवश्यकता है। फिलहाल मर्जर के पक्ष में हमें जाना है जब भी हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि सरकार कर रही है, तो सरकार अर्थव्यवस्था को, और सरकार की नीति है, तो जब आप इसमें जा रहे हैं, इस सेवा में जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार की नीतियों की आलोचना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा बनने के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने समझा।
आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बताने के साथ साथ आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।